in the recording, then what I need to explain to you first is that this is your ITN group, and in the ITN group, you can see some of you people have also, for example, Aftab and Abdul Wadud has shown the Hertz sign here as well, which means that most of the student knows that the two exams, one is the communication between networks exam and the other is the IP addressing exam, has been activated and they will be available to you till 25th January. So today is 18th, as you can see on your screen, and it means the complete week has been given to you, that you should read these chapters thoroughly. If you have any question, ask the questions here and then try to attempt the questions. Moreover, for each exam, 1 hour is allowed. The maximum time is 1 hour, which means, for example, if you start at, let it be at 4:22, so it will be available to you till 5:22. Number one. Number two, 2 attempts are given, which means if, for example, in the first attempt you feel that you failed the exam, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, बस खत्म हो गया, नहीं, आप इसके फेल हो गया तो इसका मतलब यू फाइंड दैट देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, देयर इज सम वीकनेस, ट्राई टू कवर दैट डिस्क्रिपेंसी एंड देन री अटेम्प्ट द एग्जाम अगेन. तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास 2 अटेम्प्ट अवेलेबल है. और अगर आप 2 अटेम्प्ट कर भी लेते हैं, 2 अटेम्प्ट कर भी लेते हैं, तो जो हाईएस्ट दोनों के मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. यानी मिसाल के पहले अटेम्प्ट में 60 आए और दूसरे में 90 आ गए, तो 90 मिल जाएंगे. और अगर आपके, तो यू दैट इज समथिंग गुड फॉर यू एज वेल. ओके, वाह, yes, definitely these marks count in the certification. आपने पूछा कि डू दीज मार्क्स काउंट इन सर्टिफिकेशन? यस, डेफिनेटली दे काउंट इन द सर्टिफिकेशन. कि अगर आपके मार्क्स से खास लेवल से कम होते हैं तो मोस्टली सिस्को फिर नहीं मानता. तो इसलिए प्रिपेयर होकर जाएं, प्रिपेयर होएं और फिर दें, चीट मत करें. इसलिए 2 अटेम्प्ट दिए हैं कि चीट मत करो, मत डरो कि भाई फेल हो गया तो बस एवरीथिंग. अगर एक टेस्ट लेट इट भी एक फेल भी हो जाता है तो एक एग्जाम तो नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स हैं, तो आप अगले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करें. लेकिन ये मकसद भी नहीं है कि इसको छोड़ दें. इसका मकसद ये है कि आप कोशिश करें कि ये चीजें आपको समझ आए. आपको एक एक चीज पढ़ाई गई है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई, तो आपको बेहतर है कि आप उसको कवर अप करें. आपके पास वीडियोज भी हैं, आपके पास इसकी स्लाइड्स भी हैं, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. आपके पास सबसे बढ़ के नेट अकेडमी है. इज इट क्लियर टू यू, नौशीन? ओके, नाइस. तो आगे बढ़ते हैं जी. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग व्हाई दिस लेयर. द आंसर इज, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि वी वांट टू स्टडी द टीसीपी आईपी सूट. दैट इज अवर गोल, विच मीन्स हम हर, इसका मतलब है कि हम जो 5 लेयर का मॉडल है, हमारी इंफोसिस ये है कि हम इसकी हर लेयर को पढ़ें. तो इसीलिए इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड विद दी we started with the physical layer. We talked about the medium and all this. So this is layer number 1. So I tick it because we have completed it. Then after the physical layer, we went to layer number 2, which is the data link layer. Data link layer. Then is the layer number 3, which is the network layer. And we did very exhaustive study of the network layer. We talked about initially the network layer, then we talked about the IPv4, the IPv6, and then we talked about the ICMP and ICMP version 4 and 6. So we talked a lot about this layer. Then we moved to the transport layer. Transport layer, which is layer number 4. So we completed yesterday layer number 4 as well. So naturally, after the transport layer in the 5-layer model, the 5th layer is application layer. So we need to talk about the application layer now. समझ आ गई बात कि क्यों हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ने जा रहे हैं? ओके, ओके. तो अगर हम
इसकी तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट इज आवर गोल, एप्लीकेशन लेयर के गोल क्या है। तो आपको पता है कि अगर हमने कंपैरिजन भी किया हुआ है कि एक तरफ हमारा टीसीपी आईपी सूट है और उसकी एप्लीकेशन लेयर है, और दूसरी तरफ हमारा ओएसआई मॉडल है, और यहां पे नीचे जितनी चार लेयर है वो सेम है, यानी इसके नीचे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। यहां पे तीन लेयर्स मौजूद है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। तो इन तीन लेयर्स को कंबाइंड करके टीसीपी आईपी सूट ने एक लेयर बना दिया और नाम रख दिया एप्लीकेशन लेयर। उसके नीचे उसी तरह सेशन लेयर के नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो यहां भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे उसी तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नेटवर्क लेयर है, तो यहां भी नेटवर्क लेयर है। यहां भी नेटवर्क लेयर के नीचे डेटा लिंक लेयर है, तो यहां भी डेटा लिंक लेयर है। यहां भी फिजिकल लेयर है, तो यहां भी फिजिकल लेयर है। तो बाकी सेम है। इसका मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तीनों लेयर का काम जब इसको दिया, तो इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं कि क्या एप्लीकेशन लेयर के टास्क थे, क्या प्रेजेंटेशन लेयर के टास्क हैं, और क्या सेशन लेयर के टास्क हैं। और हमारा टीसीपी आईपी सूट का जो एप्लीकेशन लेयर है वो ये तीनों फंक्शंस करता। फिर हम ये भी आपके साथ बात करना चाहेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल्स हैं वो दो तरह के हैं। वो कौन से दो तरह के मॉडल्स हैं? एक को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें क्या होता है कि ऑलवेज एक मशीन या एप्लीकेशन, याद रखें कि जब मैं कहता हूं क्लाइंट और सर्वर है, तो मेरी मुराद होती है क्लाइंट एक एप्लीकेशन है, सर्वर भी एक एप्लीकेशन है, किसी हार्डवेयर पे रन कर रहा है। तो इसका मतलब है आप ये कह देना कि भाई ये वाला हार्डवेयर बस जो है ये एज ए सर्वर ही इस्तेमाल होगा, नहीं, लाजमी नहीं। लेकिन इसलिए नॉर्मली लोग कह देते हैं क्योंकि इसमें सर्वर में ज्यादा पावरफुल, मोर हार्ड डिस्क, मोर रैम, बिकॉज इट हैज टू रन मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है ना जी। तो इसलिए हमने कहा, लेकिन है तो असल में एप्लीकेशन ही। ठीक है अदनान। तो कहने का मकसद है कि द क्लाइंट विल ऑलवेज, क्यों हम इसको क्लाइंट कहते हैं? बिकॉज क्लाइंट हैज ऑलवेज टू रिक्वेस्ट, client has always to request, and the server has always to fulfill the requests। जो रिक्वेस्ट हुई है उनको फुलफिल करे, यानी रिस्पॉन्स दे, इन अदर वर्ड्स। तो एक मॉडल ये होता है कि मिसाल के तौर पे कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके अभी लेट कर हमारे बिलाल और अफरीदी आया, इन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया, तो जो ही इन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया और यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ये ओपन करें और यहाँ पे लिख दें आईपी कॉन्फ़िग, तो इनको पता चलेगा कि इनको ये आईपी मिला हुआ है। अब सवाल पैदा होता है, इनको आईपी कैसे मिल गया? क्या इन्होंने कोई यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की हुई है कि भाई हमारे मुझे ये आईपी मिलना चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि इनके पास, इनके लैपटॉप में एक एप्लीकेशन चल रही है, and that application is a client application which is basically DHCP client। और दूसरे यहां पे कहीं ऐसी कोई मशीन पड़ी है जो कि DHCP सर्वर है। तो जब भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आईपी चाहिए, मुझे सबनेट मास्क चाहिए, मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीजें सर्वर इसको प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए मेरा लैपटॉप हमेशा क्लाइंट है, और ये जो एक्सेस रूटर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, दे आर एक्टिंग लाइक ए सर्वर। तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे? क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो हम इस क्लाइंट सर्वर मॉडल को देखेंगे। ठीक है अफरीदी। दूसरा जो है बिलाल, वो है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है ना? ओके। पीयर टू पीयर मॉडल का क्या मतलब है? पीयर टू पीयर मॉडल का ये मतलब होता है, मैं इसको एक और एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करता हूं।
एक तरीका ही होता है कि जैसे अभी इस क्लास में है कि आप लोग, कोई हॉस्टल से आया, कोई अपने घर से आया, तो यहाँ पे कौन सा मॉडल चल रहा है हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एक एक ट्रेनर मौजूद है, और आप उस नॉलेज को जो इस ट्रेनर के पास है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेनर जो है सर्वर है, और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये क्लाइंट्स। तो ऑलवेज द क्लाइंट्स, द स्टूडेंट्स will ask the question, will request for knowledge and skill, and always the trainer will impart the training and will give the knowledge and skill. तो दिस इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक तरफ मसूद है और साथ इसके बैठा हुआ है बिलाल, ये दोनों एक दूसरे को अगर पढ़ाना शुरू कर दें, यानी ट्रेनर और स्टूडेंट नहीं है, ये दो फ्रेंड्स एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे पढ़ाते हैं? मोस्टली ये कहता है कि चैप्टर 1 मैं तैयार कर लेता हूं और तुम्हें पढ़ा दूंगा, और चैप्टर 2 तुम तैयार कर लो और मुझे बता देना, मुझे करवा देना। इसका मतलब है कि अब क्या हम इस मसूद को कह सकते हैं कि ये क्लाइंट है? नहीं, क्योंकि ये तो चैप्टर 1 दे भी रहा है, हाँ ये चैप्टर 2 ले भी रहा है। तो अब इसका मतलब है कि इसका मोड ना क्लाइंट का है ना सर्वर का है। तो इस किस्म के मोड को हम कहते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर, तो हम पीयर टू पीयर मॉडल भी इसमें देखेंगे। फिर हमने कहा कि सॉरी, ओके, तो हम पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ सॉरी इसके बाद हम पढ़ेंगे दी वेब एंड ईमेल प्रोटोकॉल। अब वेब में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? HTTP और HTTPS, क्योंकि HTTP ही है लेकिन सिक्योर है। तो इसका मतलब वेब के लिए आपके ये दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इन दो प्रोटोकॉल, वेब प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। SMTP। तो आपने कहा कि SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इसके साथ साथ POP3 और इसके साथ साथ IMAP, तो ये 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। तो हम इन 3 प्रोटोकॉल को ईमेल प्रोटोकॉल के तौर पे पढ़ लेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे IP सर्विसेज। IP सर्विसेज, अब IP कौन सी सर्विस है? अभी मैंने आपको एक सर्विस बताई DHCP, अभी कुछ देर पहले बताई है कि भाई आप मांगते हैं IP एड्रेस, आप IP एड्रेस की IP एड्रेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फो आप मांगते हैं, और कोई, इसका मतलब आप मांगते हैं का मतलब है कोई एप्लीकेशन मांगती है, और जवाब में कोई दूसरी एप्लीकेशन इसको IP और ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। तो इस किस्म की सर्विस को हम कहते हैं, ये है DHCP सर्विस। तो हम देखेंगे DHCP कैसे काम करता है। फिर हमें एक और सर्विस भी देखनी है जो कि IP सर्विस में आती है, जिसको कहते हैं DNS। अब DNS क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, ये नालायक है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको उर्दू भी नहीं आती, इसको पश्तो भी नहीं आती, इसको पंजाबी भी नहीं आती, इसको सराइकी भी नहीं आती, इसको हिंको भी नहीं आती, इसको सिर्फ 1 एंड 0 का पता है, 1 एंड 0 का एक्सपर्ट है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं लेट इट बी पिंग, और मैं नेटअकैड को करता हूं www.netacad.com, ये मैंने पिंग किया, तो मुझे सबसे पहली जो चीज मिली वो ये है नाम इस netacad.com का। ये इसका एक इंग्लिश नाम है जो कि हमें याद करने में आसान है, नेटअकैड यानी नेटवर्क एकेडमी।
लेकिन ये एड्रेस याद करना मेरे लिए मुश्किल है, और स्पेशली अगर ये इवन डेसिमल की बजाय अगर ये बाइनरी में हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। इवन ये भी याद रखना, दुनिया भर में हर मशीन का आईपी है, हम याद नहीं रख सकते। ठीक है बिलाल, हम याद नहीं रख सकते। तो हल क्या है मूसा? हल ये है कि हमने कहा कि जी ठीक है, हम तो इंग्लिश से ही काम चलाएंगे। हमने कहा कि हम तो इंग्लिश से ही काम चलाएंगे, और हम अपनी देखेंगे यहां पे क्या लिखते हैं। हम यहां पे लिखते हैं www.facebook या netacad.com। भी इंग्लिश है, इसको कहते हैं यूआरएल। इसे क्या कहते हैं? यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अगर ये लिखा जाए तो कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमने इसको, अगर आप, मैं इसको दोबारा ये दे दूं, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग /all इंटर कर दूं, तो देखिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। उनमें से एक इंफॉर्मेशन ये भी मिली कि इसका प्राइमरी डीएनएस जो है वो सर्वर, देखिए लिखा है सर्वर, वो है 8.8.8. जबकि एक ये तो है ओपन ओपन रिजॉल्वर है जो कि गूगल का है, लेकिन एक लोकल मशीन भी यहाँ पे मौजूद है जो कि ये काम कर सकती है। तो ये मुझे किसने बताया? डीएचसीपी ने बताया। तो मैं क्या करता हूं इसके लिए कि मैं जब इंग्लिश लिखता हूं तो इसको, इसका कोई समझ नहीं आती कि netacad.com क्या है, इसको कोई समझ नहीं आती कि netacad.com क्या है। तो ये क्या करता है, ये भेज देता है ये netacad.com इस डीएनएस को, इस डीएनएस को, कि जनाब ये लो मुझसे netacad.com, और मुझे रिटर्न में इसका आईपी एड्रेस दे दो, जो कि अभी आपने देखा 3 डॉट समथिंग था, जो कि अभी आपने देखा 3 डॉट समथिंग था। ये देख लें जनाब कहां पे गया, ये 3.161, 3.161.104.32। तो ये मुझे ये लौटा देता है, और फिर मैं इस एड्रेस को इस्तेमाल करके नेटअकैड के पास पहुंच जाता हूं, यानी कि 3.161.104.32 के पास पहुंच जाता हूं। तो ये इस मशीन जो कि मेरे यूआरएल को लेती है और मुझे आईपी लौटा देती है, इस मशीन का नाम है डोमेन नेम सर्विस, विच इज अगेन एन आईपी सर्विस, क्योंकि आईपी दे रहा है ना, आईपी सर्विस। तो हम देखेंगे कि डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक, फिर हमने कहा क्यों जी आज लोग बड़े कम हैं, आफ्ताब, मोहम्मद हफीज, नौशीन, शायान एंड उम्मे सुलैम। तो चले थोड़ा वेट करते हैं औरों के लिए भी, लेकिन हम पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि हम क्लास छोड़ रहे हैं। ओके, तो इसको कहते हैं आईपी सर्विसेज। क्या कहते हैं? आईपी सर्विसेज, आईपी एड्रेस सर्विसेज। तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये सारी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि फाइल शेयरिंग सर्विसेज कौन सी है। फाइल शेयरिंग से मुराद, कई दफा आप अपलोड करते हो, कई दफा आप डाउनलोड करते हो, तो इस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए भी कोई प्रोटोकॉल तो काम करता होगा। कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम पढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी, ट्रिवियल एफटीपी, एफटीपी, एसएफटीपी, एफटीपी वगैरह वगैरह। तो हम देखेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल हमें फाइल शेयरिंग में, यानी फाइल अपलोड और डाउनलोड करने में मदद देते हैं। तो हाउ वी ट्रांसफर द फाइल बिटवीन द टू मशीन्स। तो एक तरफ एफटीपी क्लाइंट होगा, दूसरी तरफ उसी तरह एफटीपी सर्वर होगा। उसी तरह जैसे मैंने कहा, एक तरफ डीएनएस क्लाइंट होगा, दूसरी तरफ डीएनएस सर्वर होगा। एक तरफ डीएचसीपी क्लाइंट होगा, दूसरी तरफ डीएचसीपी सर्वर होगा, एंड सो ऑन। बात समझ आई?
Objectives are clear? Yes, sir. Okay. So, ladies and gentlemen, we move first of all उस बात की तरफ आते हैं कि हमारे OSI मॉडल में 3 लेयर्स हैं. सबसे ऊपर 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर, 6th लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, 5th लेयर सेशन लेयर. एंड ऑल ऑफ, इसीलिए बाज केसेस में, बड़े कम किताबों में लेकिन इस तरह भी लिखा जाता है कि आपका अगर ये मॉडल है आपका OSI मॉडल विच यू नो इज ऑफ सेवन लेयर्स, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is layer number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is your OSI model. और अगर ये याद ना हो तो मैं याद कराने के लिए, it is please do not throw sausage pizza away. Please do not throw sausage pizza away. तो अब आपको याद हो गया. P is for physical, D is for data link, N is for the network, T is for the transport, S is for the session, P is for the presentation, and A is for the application layer. तो बाज किताबें ऐसी भी हैं जो यूं करती हैं OSI मॉडल में कि दिस इज माय लेयर नंबर 1 विच इज, इसके साथ अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए कि दिस इज माय फिजिकल लेयर, this is my layer number 2 which means data link layer, this is my layer number 3 which is network layer, this is my layer number 4 which is transport layer, and this is the application layer. और application layer का क्या नंबर है? 7. तो 4 के बाद 7 भी लिख देती हूँ. ठीक है, 1 2 3 4 5 लिखें या 1 2 3 4 5 4 7 भी लिख दिया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि 5 लिखा जाए. तो अब हम देखना चाहते हैं कि हर लेयर का यहां पे अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हो गया कि जनाब इन 3 लेयर्स को इकट्ठा करके हमने एक लेयर में ही रख दिया. और यही चीज आपको यहां पे नजर आनी चाहिए. ये देखिए, यू हैव योर network access layer, and network access layer is again of 2. One is the application layer, sorry, physical layer, and the other one is the data link layer. Combinedly, some book also write it as a network access layer. Network access layer. And again, similarly, some book call it internet layer and network layer. No big difference, only the name difference. The same transport layer. While the 3 layers here, as I said earlier, the 3 layers, application, presentation, and session combined together are known as the application layer. So what is residing? The question is, what is residing in the application layer? So as other layers, हर लेयर में क्या है? Protocols. इसी तरह एप्लीकेशन लेयर में भी प्रोटोकॉल्स, जिस तरह हर लेयर में प्रोटोकॉल्स हैं, हर लेयर में प्रोटोकॉल हैं. जैसे मिसाल के तौर पे, if you go to the transport layer, it has TCP and UDP. If you go for the internet layer or network layer, you have IPv4, IPv6, ICMP version 4, ICMP version 6. If you go to your data link layer, you have again protocols. Maybe the Ethernet, maybe the WLAN, maybe the Bluetooth, maybe the ZigBee. The protocols. Similarly, your application layer also has protocols. And he has given you some of the examples. Some of, although ये नहीं कह मैं कहना चाह रहा कि बस यही, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बस यही protocols हैं, but they are the important protocol, you may call them. ये देख लें. Here we have the DNS, domain name service system. HTTP, DNS is true, it is an IP, अभी का IP service. This DNS protocol provide you IP services. It takes from you URL and return you the IP. इसी तरह हमने कहा HTTP. Using this HTTP, the client, the web client talks to the web server. Have you seen in your whole life any web client?
Yes, sir. We are from All of them are the like here, this is the Chrome and this is the web client. If I click here the Edge, this is another other web client. If I click it here and go there and log in here for a short time, so you will see another web client which is Firefox. So whether it is a Firefox, whether it is an Edge, Microsoft Edge, whether it is a Chrome, Chromium, DuckDuckGo, Safari, all are the examples of the web clients. अब आप कहेंगे इज देयर एनी वेब सर्वर? यस देयर आर वेब सर्वर्स एज वेल. तो मैं ये भी पहले आपको दिखा देता हूं जी. इफ आई क्लिक गिव हिम द यूजर नेम एंड आई गिव हिम द password and I entered logged to the Kali machine, which is basically Linux machine, and you can see here what is this. This is Edge. देखो लिखा आ गया Firefox. Sorry, it is Firefox, not Edge. So again, what is this Firefox? This is again a client, web client. Web client open हो गया. So this is a service. Okay. So ladies and gentlemen, G, there is a question probably. Yeah, आफ्ताब ने कहा Chrome. Very nice. आफ्ताब इसलिए कह रहा है कि आफ्ताब ने सुबह ही पढ़ा है कि हम ये वेब क्लाइंट को कैसे क्या करते हैं. लेकिन आप लोगों को मैंने कुछ काम कल दिया था. आप में से किसी ने एक वो दिया, कुछ ने, बहुत कम नहीं, बाकियों ने इग्नोर किया. अच्छी बात तो नहीं है ना. तो चले आगे बढ़ते हैं. डिपेंड. आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्वेश्चन. ये पूछा गया कि बाज केसेस में आता है कि जनाब टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी लेयर है. तो अगर आप इस वक्त देखें तो इट कैन बी लाइक 4. और अगर हम कहते हैं कि नहीं जी इस लेयर को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे लेकिन हमारे स्टूडेंट कम हो रहे हैं. तो जनाब स्टूडेंट ने, आफ्ताब ने जवाब दिया व्हाट्सएप पर शेयर किया है. अच्छा जी, अब मैंने देखा है आपका. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब आप इसको 4 कहेंगे या 5 कहेंगे. ऑलरेडी इस किस्म का क्वेश्चन जब आता है तो या तो जवाब दिया जाता, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स हैं, बुक्स बता सकते हो, किसी ने 4 का है, किसी ने 5 का है, तो दोनों आंसर ट्रू हैं. तो या तो आप 4 5 जो भी लिखेंगे वो ट्रू समझा जाएगा, नंबर 1. या उसमें इनमें से कोई एक नंबर नहीं होगा, लिखा होगा 3 6 3 5, तो 3 3 तो नहीं हो सकती, तो फिर 5 इज द राइट आंसर. जब 3 4 होगा तो 4 इज द राइट आंसर. ओके. लेकिन इस किस्म के सवाल जो कि थोड़े से मसले वाले हों नहीं दिए जाते, जिसके 2 आंसर पॉसिबल हो. आगे चलते हैं. तो बताया कि एचटीटीपी क्या करने के लिए, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस किस पर्पस के लिए है, जहां पे एक वेब क्लाइंट वेब सर्वर से बात करता है. अब वेब सर्वर क्या हो सकता है? इट मे बी another application, that may be another application. फॉर एग्जाम्पल, तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? यू कैन सर्च अपाचे, यू कैन सर्च IAS from Microsoft, you can search Nginx. So these are the application which works as a server. समझ आ गई? Which works as a server, while our, for example, Chrome or Edge acts like a client. So this client and server talks to each other by using this protocol, this language, HTTP. यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी.
अगला प्रोटोकॉल जो दो हैं, वन इज दी SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड पॉप। और इस पॉप के साथ साथ आप आई मैप को भी इकट्ठा कर लें। तो दीज थ्री प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड, एक तरफ ईमेल क्लाइंट और दूसरी तरफ ईमेल सर्वर। तो ईमेल क्लाइंट एंड ईमेल सर्वर टॉक्स टू वन अनदर बाय यूजिंग दीज थ्री प्रोटोकॉल्स। तो बताऊंगा कहां SMTP यूज होगा, कहां पॉप यूज होगा, कहां आई मैप यूज होगा, एक्सप्लेन कर। बट ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट वेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिर साथ हमने कहा कि क्या है, DHCP, अभी हमने बात की है, अभी हमने बात की है FTP। तो DHCP इज अगेन एन IP सर्विस, जहां पे आप IP मांगते हो, सबनेट मास्क मांगते हो, DNS मांगते हो। तो ये सारी चीजें मांग रहे हो बाय यूजिंग द DHCP। एंड और अगर आपने कोई भी चीज शेयर करनी है किसी के साथ, या कोई आपके साथ शेयर करना चाहता है, यानी कि अपलोड एंड डाउनलोड, द प्रोटोकॉल which will be used at the application layer will be FTP. Clear? Yes, sir. So let's move further. तो वी स्टार्ट विद दी कि जनाब अगर हमारा 3 लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर तो हमने देख लिया कि इसमें प्रोटोकॉल्स है। एप्लीकेशन लेयर में क्या है, प्रोटोकॉल्स। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है। 3 काम है। नंबर 1, प्रेजेंटेशन लेयर का टास्क नंबर 1, फॉर्मेट करना। नाम जैसे जाहिर है, मैं कह सकता हूं प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंट का मतलब यहां पे क्या है, फॉर्मेट करना। जो भी एप्लीकेशन लेयर से चीज आई इस लेयर को मिलेगी, तो ये क्या करेगी, उसको उसको नेटवर्क के मुताबिक बना देगी। 1 एंड 0 में फॉर्मेट कर देगी। फिर फॉर्मेट हो गया, अगला काम, क्योंकि नेटवर्क में सब एक इंपॉर्टेंट, स्पेशली वायरलेस में और जेनेरिकली तमाम नेटवर्क में, चाहे वायरलेस है कि वायर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक कीमती चीज है, जो ये हमारी स्पेशली जो कंपनीज हैं सेलुलर की, मिलियंस डॉलर पे करती हैं इस बैंडविड्थ को इस्तेमाल करने के लिए। और जो वायर्ड है वो तारे बिछाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं, किस पर्पज के लिए, बैंडविड्थ के लिए। तो जिसका मतलब है नंबर 2 चीज होगी बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने डेटा को कंप्रेस कर, हम अपने डेटा को कंप्रेस कर। तो कंप्रेशन काम हो गया किसका, इसी लेयर का, ताकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ हो सके। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे आप एक BMP इमेज पे आपके पास है, और आपको पता है BMP का साइज ज्यादा होता है, लार्ज साइज की फाइल्स होती हैं। लेकिन अगर आप इसको JPEG में कन्वर्ट कर दें तो साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब है क्या चीज हो जाएगी, साइज स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पे चीजों को कंप्रेस कर दिया गया है, इमेज को कंप्रेस कर दिया गया है। क्लियर, इमेज को कंप्रेस कर दिया गया है। तो ये कंप्रेशन का काम किस लेयर का काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम। नंबर 3, लेकिन लाजमी नहीं, मिसाल के तौर, क्योंकि यहां पे तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हमारी मर्जी के प्रेजेंटेशन लेयर क्या करे। हम अगर नहीं चाहते तो ठीक है, बैंडविड्थ अच्छी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अच्छा काम है कि उसको इस्तेमाल किया जाए।
थर्ड थिंग, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए जो कि आज के हर बंदे को चाहिए, तो देन आपकी प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी के लिए इस डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकती है। और इंक्रिप्टेशन से क्या मिलता है? इंक्रिप्शन से कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। क्या मिलता है? कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। क्या मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी का? क्या मतलब है इंक्रिप्शन का? इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है, सिस्टम उसको ऐसा चेंज कर देगा कि वही समझ ही नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक डेमो, छोटा सा 1 मिनट है हमारे इसमें, तो हम एक छोटा सा आपको डेमो देना चाहें, और यहाँ पे मैं लिख दूं AES ऑनलाइन, AES ऑनलाइन इंक्रिप्शन। चलिए, चेक करें जी। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने कोई प्लेन टेक्स्ट यहाँ लिख दिया जी। मैंने अपना नाम यहाँ लिख दिया, एहसान उल हक। अब मैंने इसको कहा कि जब, अभी हम इस पे नहीं आते, हम इसको बता रहे हैं कि कोई इंक्रिप्शन का तरीका कार, तो हमने ये CBC छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ऑप्शनल है। साइज, और यहाँ पे हमने की ले ली, की ले ली हमने मिसाल के तौर पे, लेट इट बी 1 2 3 4 5 6 7 8, या हम कहते हैं जनरेट कर दो हमारे लिए, उसने हमारे लिए की जनरेट कर दी। और हमने कहा कि इस की के जरिए इस टेक्स्ट को क्या कर दो, इनक्रिप्ट कर दो। देखो क्या होता है, मैंने इनक्रिप्ट को क्लिक किया, ये चीज बन गई। क्या इससे आपको एहसान उल हक कहीं नजर आ रहा है? बंद कर देते हैं। आपने देखनी कि इसको अगर कोई पकड़ भी ले, तो उसको पता नहीं चल सकता कि अफरीदी, इसका ये, इससे कोई भी पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहां से, ये मैंने कॉपी कर लिया, और इसको देखें मैं यहाँ पे डिक्रिप्शन के हवाले करता हूं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और ये की, मैं इसको, जो की है वो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, क्योंकि अगर ये की मुझे नहीं पता, ये सीक्रेट की मुझे नहीं पता, तो मैं ये इससे वापस हासिल कुछ भी नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ये जो टेक्स्ट होता है इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो भी लिखा है इसको क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। और ये जो टेक्स्ट आपके पास अभी आ गया, इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो इस, जब तक ये की नहीं है, तो आप इससे ये वापस प्लेन टेक्स्ट नहीं हासिल कर सकते। तो मैं इसको कर लेता हूं यहां से कॉपी, और ये सीक्रेट की यहां पे पेस्ट कर देता हूं, कर दिए। और अब इसको कहता हूं डिक्रिप्ट कर दो। देखिए इसने डिक्रिप्ट कर दी। अगर ये की यहां पे ना होती, ये की मैंने चेंज कर दी, अब इसे कहता हूं डिक्रिप्ट करो, कहता है लेंथ ऑफ द सीक्रेट की शुड बी 16 to 1, नहीं मान रहा। अगर यहां पे मैंने कितने बिट हटाए हैं, FY के बाद 2 हटाए हैं, मैं 2 और डाल देता हूं ताकि लेंथ बराबर हो जाए, और कहता हूं डिक्रिप्ट कर दो। कुछ और आ गया, कहता है गिवन फाइनल ब्लॉक नॉट प्रॉपर्ली पैडेड, सच इश्यूज कैन अराइज इफ ए बैड की इज यूज्ड ड्यूरिंग डिक्रिप्शन। जब तक ये की नहीं पता, नई बात बन सकती। इस अमल को कहते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो ये किस लेयर का काम है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना? प्रेजेंटेशन लेयर का। और प्रेजेंटेशन लेयर अगर वो SI मॉडल है, लेकिन अगर हमारा नेटवर्क, हमारा TCP/IP सूट है, TCP/IP मॉडल है, तो फिर एप्लीकेशन लेयर को ही ये काम अंजाम देना है, अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, स्पेशली जब आपका जो सिक्योरिटी दो चीजों, या तो आपका डेटा स्टोर, इवन स्टोर भी हो। अगर मिसाल से मेरी हार्ड डिस्क है, और मैं यहाँ हर चीज इंक्रिप्ट करके रखता हूं, तो अगर कोई मेरी ये हार्ड डिस्क चुरा भी ले, या मेरा मेरा लैपटॉप चुरा भी ले, तो मेरा डेटा नहीं देख सकेगा।
क्योंकि डेटा सारा का सारा जो कि होना तो यूं चाहिए था प्लेन में, नहीं वो यूं दिखाई दे रहा है। अब समझ आ गई? किस डिसीजन इज क्लियर? आगे चलते हैं जी। ओके, तो ये कंप्रेशन और डिप्रेशन इस लेयर, तो इस लेयर का प्रेजेंटेशन लेयर के कितने काम हुए? 3। नंबर 1, हमने कहा कि जी इसका काम ये कि फॉर्मेट करे जो भी डेटा इसको अपनी एप्लीकेशन ने दिया, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ने नहीं, एप्लीकेशन ने दिया, वो देगा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। मिसाल के तौर पे मेरा ये क्लाइंट है, ये किसको दे रहा है अब डेटा? ये दे रहा है HTTP को। HTTP कहाँ पे है? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर ने दिया किसको? उसको कहा कंप्रेस करो, उसको कहा सिक्योर करो, उसको कहा कि फॉर्मेट करो। तो ये सारे काम कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर। अगर ओएसआई मॉडल है, जो कि ओएसआई मॉडल कहीं भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, मैंने पहले बताया कि ओएसआई मॉडल कहीं भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये काम अगर करना है तो एप्लीकेशन लेयर ही करेगी। किसकी? TCP IP मॉडल की। अब यहाँ पे इसने देखिए यही एग्जांपल दी कि यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ वीडियो के कंप्रेशन टूल्स हैं और कुछ ऑडियो के, कुछ वॉइस के भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हियर, लेट इट बी JPEG। तो JPEG इज, ये तो इसका एब्रिविएशन है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, लेकिन ये कंप्रेस करता है इमेज को। इसके मुकाबले में जो PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी एक इमेज है, लेकिन ये साइज में ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे BMP नहीं लिखा हुआ, इससे भी साइज में ज्यादा है। तो इसका इनका काम ये है कि ये डेटा, ये पिक्चर को लें और उसको कंप्रेस कर दें। इस तरह ये एग्जांपल किसकी है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ द वीडियो से MPG एंड मूव। तो ये भी डेटा को कंप्रेस कर देती हैं, डेटा को कंप्रेस कर देती हैं। बैठे बैठे। ओके, देन इज दी देन इज दी तो ये काम किस किस लेयर का है? एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल और द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब आप पूछेंगे कि फिर सेशन लेयर का क्या काम है? आप पूछेंगे कि सेशन लेयर का क्या काम है, तो हम कहेंगे जी ये काम है, ये 2 काम है। जैसे प्रेजेंटेशन के कितने काम है? 3। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट आप ये एप्लीकेशन लेयर में आप काम कर रहे हो, मोस्टली एप्लीकेशन लेयर के काम डेवलपर की मर्जी है। अगर वो उसको नहीं चाहिए कंप्रेशन, ना यूज करे। अगर उसको नहीं चाहिए सिक्योरिटी, ना यूज करे। ठीक है। फिर है जी अपनी ये सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम ये होता है कि 2 डिवाइसेस के दरमियान, जैसे भी मैंने कहा मिसाल के तौर पे क्लाइंट एंड सर्वर। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है आफ्ताब, वेब सेक्टर। ओके, वेब पी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन समझ ये आ रहा है वेब सेक्टर। आपने कुछ सवाल का मेरे जवाब दिया होगा प्रॉब्ली, इमेज फॉर्मेटिंग के लिए। अच्छा, नहीं सर, ये आपने जो KPG PMG ये अपना इसके बारे में अच्छा, मैंने भी बताया कि ये जो कंप्रेशन टूल्स हैं, दे आर द कंप्रेशन टूल्स which are used by the application layer in the TCP/IP model to compress your data. Now this data can be a picture, this can be a audio video, or it can be even the voice. लेकिन वॉइस के केस में we call them the vocoders. वॉइस अभी देखा, मेरी वॉइस जा रही है स्पेशली, तो इसको भी कंप्रेस किया जा रहा है। तो कौन सी लेयर इसको कंप्रेस करेगी? एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। फिर मैंने कहा कि आज टेंडेंसी चुप हुआ,
तो हम जस्ट ये स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं कि फिर ये कहते हैं कि जी हम तो बड़ा रेगुलर थे, हमारा सर्टिफिकेट सिस्को ने क्यों नहीं भेजा, हमने ये भी किया वो भी किया। तो ये हम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं कि देख लो तुम्हारी अटेंडेंस, तुम्हारा शौक, शायद वो सिर्फ सर्टिफिकेट तक था, नॉलेज स्किल वो आपकी रिक्वायरमेंट फील लाइक्स नहीं है। तो जनाब जो ही हमने ये भेजा, आफ्ताब ने उसको वेल डन कहा कि चलिए ये अच्छे स्टूडेंट हैं, बाकी नहीं पढ़ना चाहते, ये ले लेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा अभी कि जनाब ये आपने लिखा है बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ ये है कि जब मिसाल के तौर पे ये, चलो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तरफ मेरा ये डिवाइस है और ये इंटरनेट इसको मिला हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको किसके साथ ये कनेक्टेड है। तो जवाब ये है कि ये कनेक्टेड है इस मशीन के साथ जिसका नाम है सिस्को एडमिन, और उसका आईपी है 192.168.0.1। और अगर मैं इसको पिंग करूं, पिंग 192.168.0.1, तो देखिए जवाब आ रहा है। लेकिन उसके और मेरे दरमियान में तो कोई तार नजर नहीं आ रही। इसका मतलब कि एयर है, वायरलेस है। अब वायरलेस का मतलब है कि एक तरफ मेरा एक्सेस पॉइंट है या एक्सेस रूटर है, और दूसरी तरफ मेरा लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप और ये एक्सेस रूटर एयर में एक खास फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? इस वक्त तक जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है या तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है या वो 5 गीगाहर्ट्ज है, और वेरी सून यू विल सी इन द मार्केट 6 गीगाहर्ट्ज एज वेल। लेकिन इस वक्त हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं डुअल बैंड। डुअल का मतलब ये दो। तो अब फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि देयर इज सम चेंज, देयर इज सम चेंज। नाउ दिस चेंज इज इफ इट ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब मेरे लैपटॉप को चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे चंद किलो हर्ट्ज की क्यों ना हो, मेरी मिसाल मेरी वॉइस है, तो मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्यू किलो हर्ट्ज। क्योंकि आपको पता है कि, और क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं ना, और आपको पता है कि आपकी सुनने की सलाहियत 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है बस। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरी ये फ्रीक्वेंसी है, आप सुन सकते हैं, तो इसका मतलब मैं यही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूं, मैं यही फ्रीक्वेंसी। लेकिन मुझे जब लैपटॉप से इस एयर पे इसको रखना है, तो मुझे इसको तब्दील कर देना होगा इस 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसके वो दे दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया हुआ है। आफ्ताब ये आपने क्या लिखा? 2.5 जी, 5 जी, 3 जी? ये मेरे ख्याल से आप सेलुलर की बात कर रहे हैं। यहाँ जी से मेरी मुराद है गीगा हर्ट्स, नहीं सर। जी से मुराद है 10⁻⁹। इससे मुराद मेरी है इस जी से 10, ये वाई उसकी सेलुलर की जनरेशन की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एक सेकंड में ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये 2.4, अगर मैं इसको पॉइंट्स आपको तंग तंग कर रहे हैं तो मैं इसको लिख लेता हूँ 24 × 10⁸। इसका मतलब एक सेकंड में ये इतनी दफा चेंज होता है, इतनी साइकिल। ये देखें, एक साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, ये चौथी साइकिल। लेकिन इन केस ऑफ दिस आवर
Wireless, it is changing at the rate which is 24 into 10 to the power 8 hertz. अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसकी तरफ लेकर जाऊं और यहां पे दिखाऊं और यहां पे मैं कहूं 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, चलो ये देखिए, तो ये आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बता देगा। मैंने कहा ना अभी 6 भी आ गया है, तो 6 भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो देखिए ये बताएगा, यहाँ पे इसको बताना चाहिए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में कहां से लेके कहां तक। हाँ अब देखो जी, यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है जेंटलमैन, कह ये रहा है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का कितना बैंड है, 70 मेगाहर्ट्ज का, और 5 गीगाहर्ट्ज का कितना बैंड है, 500। इस बैंड का मतलब है कि ये 2.4 से शुरू होता है और 70 मेगाहर्ट्ज में ऐड करो तो यहाँ पे ये 2.4 प्लस 2.4 गी प्लस 70 मैग पे खत्म हो जाता है। इस डिस्टेंस को यानी मैक्स मैक्स माइनस मिन को डिफरेंस लेने से कितना निकल रहा है, 70 मैग। इस 70 मैग को कहते हैं बैंडविड्थ। समझ आ गया? इसी तरह अगर मैं 500 इस 5 गीगाहर्ट्ज की बात करूं तो इट स्टार्ट एट 5 गी and goes up to 5 gig plus 500 meg, which is 0.5, approximately 0.5 gig. इसका मतलब it start from 5 gig and goes up to 5.5 gig. Now what is the difference between the two? 0.5 gig, which is equivalent to 500 megahertz. Now this 500 megahertz is the bandwidth which we use when we are using the 5 gigahertz of band. समझ आ गई? तो this is called as the bandwidth. Got it? उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। यानी यहां से ले, मिसाल के तौर पर मेरी वॉइस है, तो मैं कह रहा हूं कि जी मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरी वॉइस 3 किलोहर्ट्ज से लेके 10 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज रखती है। तो इन दोनों में फर्क कितना है, 7 किलोहर्ट्ज। तो मैं कहूंगा मेरी बैंडविड्थ कितनी है, 7 किलोहर्ट्ज। अब क्लियर हो गया? अच्छी बात है कि सर मेरा एक ध्यान नहीं। क्वेश्चन और है, जी ये हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज है और पाया, तो इसके अलावा मतलब 4 क्यों नहीं है और 3? अच्छा, ये क्वेश्चन इनका ये है कि जनाब, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा जो ये वाईफाई है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज से क्यों इस्तेमाल करता है, ये 2.4 की बजाय 3.4 क्यों नहीं इस्तेमाल करता, ये 5 की बजाय 7 क्यों नहीं इस्तेमाल करता। ठीक है, तो इसका मैं पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूं, फिर यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। मिसाल के तौर पे ये आफ्ताब का घर है और ये आफ्ताब का कमरा है। तो अगर हम आफ्ताब से पूछें कि आफ्ताब आपने ये कमरा लिया हुआ है, ये दूसरा कमरा आप क्यों नहीं ले रहे, ये वाला ए प्लस वाला कमरा क्यों नहीं ले रहे, तो आफ्ताब कहेगा कि जी मुझे ये कमरा असाइन कर दिया गया है, अब मैं इसी में रहूंगा, मैं इसमें नहीं रह सकता। इसी तरह वाईफाई के लिए, क्योंकि अगर मर्जी होती तो इसका मतलब है कि फिर तो हार्डवेयर, लाभी तौर पे आपका हार्डवेयर 2.4 पे होता और एक्सेस रूटर 3.5 पे होता, तो ये दोनों एक दूसरे से बात
नहीं कर सकते। जिस मिसाल के तौर पे जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरी ये मोबाइल बोलती है, अपना सिग्नल भेजती है टावर को, टावर सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी समझ सकता है, उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है वो टावर नहीं समझ सकता, टावर नहीं समझ सकता। तो दोनों को एक ही जैसे मिसाल, इसके एक एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं ना। अब मैं उर्दू बोलता हूं, आप उर्दू समझते हो, लेकिन अगर मैं अभी पुर्तगीज बोलना शुरू कर दूं तो आपको तो नहीं समझ आएगी। इस तरह दोनों का, ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे बात करना मस्ट है। अब इसके लिए लाजमी तौर पे कैसे अब ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे अपने डिवाइसेस बनाएं, तो उसके लिए चाहिए होता है, आपको पता है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ने ये कह दिया कि आप 2.4 इस्तेमाल करो और 5 करो। क्यों कहा स्टैंडर्ड ने ये? उसका भी रीजन है। स्टैंडर्ड ने इसलिए कहा कि ये दोनों फ्री, ये दोनों फ्री है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि आपका जो सेलुलर नेटवर्क है वो मिलियंस ऑफ डॉलर पे करता है उस मुल्क को। जैसे मिसाल टेलीनॉर है, जोंग है, वारिद है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करते हैं इस एयर को, एयर से मेरा मुराद है बैंडविड्थ को इस्तेमाल करने के लिए। तो जो बैंडविड्थ इस पे हमारी गवर्नमेंट ने बेच दी, मिसाल के तौर पर टेलीनॉर पे या यूफून पे या वारिद पे, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर कल मिसाल के तौर पे आफ्ताब का दिल चाहता और वो ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर देता, तो वो तो फिर इस टेलीनॉर वाले के साथ इंटरफेयर करेगी, और टेलीनॉर वाला जाके रिपोर्ट करेगा कि आफ्ताब मेरी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है, मेरे क्लाइंट खफा हो रहे हैं, मेरे कस्टमर नुकसान में जा रही हैं। तो उसी वक्त आके पुलिस पकड़ लेगी आफ्ताब को कि नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी, और ये पैसों पे, दे आर नॉट फ्री, इसको कहते हैं लाइसेंस बैंड है ये। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना है, आपको फी पे करनी है। लेकिन वाईफाई एक ऐसा है जिसमें ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से पैसे लें। क्यों नहीं है मुमकिन? भाई हर घर ने लगाया हुआ है, क्या आप हर घर से जाके पूछेंगे भाई तुम्हें वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं, फिर पैसे दो, लाइसेंस लो। तो इसलिए इस पहले 2.4 बैंड का नाम है SM, साइंटिफिक मेडिकल इंडस्ट्री, SIM, SMI, ISM। ISM स्टैंड फॉर कि ये बैंड इंडस्ट्री में कोई इस्तेमाल करे, साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करे या मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करे, इट इज फ्री, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इसी तरह इस 2.5 गीग को कहते हैं यूनी बैंड, ये भी फ्री है। तो अगर आपकी मोबाइल इस मोबाइल, सॉरी मोबाइल कह रहा हूं, आपका वाईफाई इस बैंड को इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी फ्री है। इसलिए इसी दो फ्रीक्वेंसीज में अभी तक, और मैंने कहा कि वेरी नियर फ्यूचर में यू विल सी द इक्विपमेंट विच इज आर 3.6G। तो फिर ये आपके डिवाइसेज डुअल बैंड होने की बजाय ट्रिपल बैंड हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो ब्लूटूथ है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। क्यों? क्यों अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपकी मोबाइल में ब्लूटूथ है, लाइसेंस दो, हर महीने आके हर साल आके हमें 5 लाख रुपए दोगे। वो कहेगा मोबाइल ही इस्तेमाल नहीं करता। तो जहां जहां आपको ये फील होता है कि फ्री चाहिए, यू गो फॉर दीज फ्रीक्वेंसीज। आफ्ताब को जवाब मिल गया? यस सर, यस सर। ओके नाइस। क्यों हारिस खान, समझ आ रही है? मोहम्मद हफीज, नौशीन, रूल्ला, शायान आदल, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो मैंने कहा कि जन, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था कि, अब हमारा क्वेश्चन ये था, ओके नाइस। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा ये जो प्यारी लेयर है, सेशन लेयर, ये क्या करती है? तो वो कहता है कि जी एक काम तो ये करती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, ऊपर इससे क्या है, एप्लीकेशन,
तो एप्लीकेशंस को सोर्स, जो कि एक एप्लीकेशन जैसे अभी हमने कहा वेब क्लाइंट, बेसिक क्वेश्चन, ओके नाइस, मोहम्मद हफीज, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो एक तरफ मेरे पास वेब क्लाइंट है यानी क्रोम है, और दूसरी तरफ मेरे पास अपाचे है जो कि सर्वर है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो अब इन दोनों के दरमियान में हमें एक डायलॉग क्रिएट करना है, एक सेशन बनाना है। डायलॉग का मतलब है सेशन बनाना है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये सेशन बनाना, जिसको कहते हैं डायलॉग बनाना, डायलॉग क्रिएट करना, ये डायलॉग मेंटेन करना, इज द जॉब ऑफ द सेशन डे। नेक्स्ट क्या है? इट हैंडल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनिशिएट डायलॉग, वही बात, इनिशिएट डायलॉग, कीप देम एक्टिव and to restart the session that are disturbed or idle for a long period of। तो बेसिकली क्या है सेशन लेयर का काम? सिंपल टर्म में अगर आप कहें, इज टू क्रिएट एंड मेंटेन द डायलॉग बिटवीन दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एप्लीकेशन। सिंपल। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम? नंबर वन, फॉर्मेटिंग। नंबर टू, दैट इज मस्ट। नंबर टू, कंप्रेशन, मे बी और मे नॉट बी। नंबर थ्री, इंक्रिप्शन, मे बी और मे नॉट बी। जबकि आपकी सेशन लेयर का काम क्या है? डायलॉग क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना। और अगर ये आपका एप्लीकेशन लेयर है तो ये सारी फंक्शंस, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग, डायलॉग बनाना, ऑल आर द जॉब ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। क्लियर हो गया? तो जनाब, अब आप यहां पे देख रहे हैं, अब आप यहां पे देख रहे हैं सम ऑफ दी, जी, कि एप्लीकेशन लेयर के, अभी मैंने बताया भी कि देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से? वन ऑफ द एग्जांपल इज योर डीएनएस, बार बार कह रहे हैं, आईपी सर्विसेज, डोमेन नेम सर्विसेज, इसी तरह डीएचसीपी, इसी तरह एफटीपी, इसी तरह एचटीटीपी। और क्योंकि ये वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, तो ये वेल नोन पोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि कल भी हमने पढ़ा। ये वेल नोन पोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे योर डीएनएस, इट ऑलवेज यूजेस पोर्ट नंबर 53। इसी तरह आपका डीएचसीपी, अगर यूडी और आपका जो डीएनएस है, ये दोनों प्रोटोकॉल यूज कर सकता है। और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों क्यों यूज कर सकता है। लेकिन फिर बताओ कि मोस्टली ये यूडीपी इस्तेमाल करता है। कौन सी लेयर इस्तेमाल, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करता है? पोर्ट नंबर 53, विच इज अ वेल नोन पोर्ट। इस तरह आपका डीएचसीपी सिर्फ यूडीपी इस्तेमाल करता है, क्लाइंट साइड पे पोर्ट नंबर 68 और सर्वर साइड पे पोर्ट नंबर 67। इसी तरह आपका एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 और सिर्फ टीसीपी। तो सिर्फ ये नहीं है, मैंने अभी आपके सामने मुख्तलिफ वो रखे। ईमेल के अपने हैं और स्ट्रीमिंग के अपने हैं। एवरी दे हैव इट्स ओन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नाउ वी कम टू दी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, कि हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक को मॉडल को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरे को हम कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। तो वी एक्सप्लेन बोथ, और मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। तो जनाब, हम कहते हैं कि अगर क्या है क्लाइंट सर्वर मॉडल, कि एक तरफ हमेशा मांगने वाला होगा, जैसे ये हैं क्लाइंट्स हैं, और एक तरफ हमेशा देने वाला होगा। जैसे कि एक अच्छी एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि हम हमेशा अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह हमेशा हमें देता है। जिसका मतलब है कि हमारे और अल्लाह के दरमियान में जो मॉडल है वो कौन सा है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम हमेशा मांगने वाले
वो हमेशा देने वाला। इसी तरह अगर आप IMF वगैरह को देखें, वर्ल्ड बैंक को देखें, हम हमेशा मांगने वाले, वो हमेशा देने वाले। तो अगेन इट इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो वो तो मैंने आपको दुनियावी से एग्जांपल दी, लेकिन अभी मैंने आपको इसके अलावा भी एग्जांपल दी थी। मिसाल के तौर पे इफ आई गो टू दी, मैंने अभी आपको कहा था कि मैं ब्राउजर के अंदर URL लिखता हूं, मैं ब्राउजर के अंदर URL लिखता हूं netacad.com। होता क्या है कि ये URL जाता है DNS सर्वर के पास। इसका मतलब है कि मैं क्लाइंट हूं और DNS सर्वर एक सर्वर है। हमेशा मैं इसको इंग्लिश दूंगा, ये हमेशा मुझे नंबर्स, बाइनरी नंबर्स लौटा देगा। इसका मतलब है कि दैट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऑलवेज आई एम आस्किंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, एंड ऑलवेज इट इज रिस्पॉन्डिंग। डेफिनेटली आपने जब सर्वर कहा, जब क्लाइंट कहा, जब सर्वर कहा, क्वेश्चन आपने ये किया कि इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज ऑलवेज एन एप्लीकेशन, इट इज ऑलवेज एन एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर्स आर ऑलवेज एप्लीकेशंस, बोथ आर एप्लीकेशन। लेकिन एक एप्लीकेशन का आदत यह है कि वो मांगती है। जैसे हमारी आदत है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, सब कुछ मिला होता है फिर भी कहते हैं अल्लाह और दो। तो इसका मतलब है कि अल्लाह से हम हमेशा मांगते हैं, तो हम क्लाइंट हैं अल्लाह के। और अल्लाह हमेशा हमारी 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 दुआओं को कबूल करता है, यानी कि वो हमारा सर्वर है। तो जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा उसको कभी netcat.com भेजते हैं, कभी हम उसको facebook.com भेजते हैं, कभी हम उसको youtube.com भेजते हैं, कभी हम उसको twitter.com भेजते हैं। वो हमेशा हमें उसका नंबर प्रोवाइड कर देता है, इसका मतलब वो सर्वर है। इसी तरह मैंने कहा कि इस डिवाइस को, जैसे मैंने कहा कि आप लोग यहाँ आए, आपने अपनी मशीन या अपनी मोबाइल ऑन की, नहीं भी ऑन की, तो जब आप बाहर थे तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं थे। क्यों नहीं थे? भैया आपके पास IP नहीं था। लेकिन जो ही आप इस लैब में इंटर हुए, जो ही आप इस लैब में इंटर हुए या इस बिल्डिंग में इंटर हुए, आपका मोबाइल टक टक करके बोलने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने आते ही यहां मांगना शुरू कर दिया, है कोई जो मुझे IP दे दे, है कोई जो मुझे सबनेट मास्क दे दे, है कोई जो मुझे डिफॉल्ट गेटवे दे दे, है कोई जो मुझे DNS दे दे। इसका मतलब है कि आप क्या हैं? आप DHCP, वो एप्लीकेशन जो ये मांगने का काम कर रही है, उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे ये DHCP क्लाइंट, DHCP क्लाइंट। और जवाब में क्या होगा? ये मशीन इसकी इस रिक्वेस्ट को सुनकर, इस रिक्वेस्ट को सुन के जवाब में इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी। और वो सारी चीजें मैंने आपको कई दफा बताई, दोबारा बता देता हूं कि अगर मैं यहां लिखूं IP config/all और इंटर कर दूं, तो आप देख रहे हैं मुझे ये चीजें मिली हुई हैं। मुझे ये चीजें मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें, तो मुझे ये IP सुबह 9:01 का मिला हुआ है, लेकिन 18 जनवरी 2026 9:01 अभी तक मेरे पास है। आज तो मुझे कहता है कि खैर है, परवाह मत करो, 2162 तक तुम इस्तेमाल करते रहो, क्योंकि मैंने परमानेंट कहा हुआ है अपने आप को। मैंने कहा मुझे IP वापस नहीं करना, जब मैं कनेक्ट हूं, जब तक मैं आपको खुद डिस्कनेक्ट ना करूं, मैं वही IP इस्तेमाल करता रहूं। फिर इसने मुझे बताया कि अगर तुमने बाहर जाना है, जैसे अभी मैं जूम पे अपनी भेज रहा हूं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ये मैं इसके जरिए भेज रहा हूं। ये भी मुझे DHCP ने बताया। ये और ये भी बताया कि तुम्हारा DHCP है कौन। तो मुझे ये भी बताया कि तुम्हारा DNS कौन है, कि जब तुम URL लिखो तो किसको जाएगा। तो मैं यहां से उठाता हूं और उसको भेज देता हूं कि जी मुझे तोड़ के दो, मुझे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे DHCP क्लाइंट हूं, और ये जो मेरी ख्वाहिशात को, मेरी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, ये सर्वर है। तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लियर?
इसके मुकाबले में जो दूसरा मॉडल है दैट इज कॉल्ड द पीयर टू पीयर मॉडल। एक तीसरा भी है, उस पर भी बात करेंगे, जिसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड का हमेशा मतलब होता है जो दो चीजों का मिक्सचर हो, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर हो, उसे हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पीयर टू पीयर का क्या मतलब है, पी टू पी का क्या मतलब है। पीयर टू पीयर भी कह सकते हैं और पी टू, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। बाजू का पी टू पी के लिए पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसलिए जब भी पी टू पी लिखा हो तो देख लेंगे क्या ये कोई कनेक्शन है, तो फिर तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और अगर ये कोई मॉडल है तो फिर ये पीयर टू पीयर मॉडल है। क्लियर हो गया? यस। अच्छे से। तो बिलाल, मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि मैंने जैसे अभी बताया कि अगर दो स्टूडेंट आपस में बैठ जाएं, स्टूडेंट नंबर 1, जस्ट पहले एक्सप्लेन करने के लिए, और एक स्टूडेंट नंबर 2, जैसे अभी आपके दो एग्जाम मिसाल के तौर पे मैंने एक्टिवेट कर दिए, और यहाँ पे अबू जर और अदनान कहते हैं कि चलो क्या करें। इन्होंने आपस में ये फैसला किया कि इन्होंने आपस में ये फैसला किया ओके। सो ये पहला वाले इन्होंने कहा, अबू जर ने कहा कि मैं ये तैयार कर लूंगा, ये तैयार कर लूंगा, नंबर 1 एग्जाम, और अदनान को पढ़ा दूंगा। इसका मतलब है कि अब लगता है कि ये अबू जर जो है वो एक सर्वर है, वो इसकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहा है, और अदनान क्लाइंट है। लेकिन अदनान ने कहा कि जो नंबर 2 टेस्ट है, आईपी एड्रेसिंग एग्जाम, ये मैं तैयार करके आपको करवा दूंगा। इस वजह से तो पता चलता है कि ये जो अदनान है ये कोई सर्वर है, और जो अबू जर है वो क्लाइंट है। इसका मतलब है कि यहाँ तो सर्वर भी लिखा जा रहा है, क्लाइंट भी लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि इनकी आदत मांगने की भी है और देने की भी है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में फिट नहीं होते। तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं ये पीयर टू पीयर मॉडल। क्लियर हो गया? तो हमें एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है, सर आई एम गोइंग टू मस्जिद, मोहम्मद हफीज, इंशाल्लाह, एंड आई विल बी बैक टू ज्वाइन द क्लास आफ्टर द प्रेयर। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो हम भी 3 मिनट के बाद नमाज के लिए चले जाएंगे। तो लेकिन आप मस्जिद जा रहे हैं तो इट्स ग्रेट, कोई इसमें इशू नहीं। ओके जी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने कभी टोरेंट्स यूज किए? यस। टोरेंट्स, टोरेंट्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ईम्यूल, ईम्यूल सर्वर, ईम्यूल डाउनलोड। तो ईम्यूल भी एक, देखिए मैं अगर इसको डाउनलोड कर लूं अपने पास और इंस्टॉल कर लूं तो क्या होगा। होता यह है कि मशीन ये मशीन ओके, ये मशीन बन जाएगी जहां पे हमने ये डाउनलोड किया, उसके पास उसकी सी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा डाउनलोड्स। दैट करें ये माई मशीन है। इसी तरह जितनी भी दुनिया में, मिसाल के तौर पे रिज्यूम करते हैं कि 1 मिलियन लोगों ने ये अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, तो दिस ऑल 1 मिलियन डिवाइसेस, 1 मिलियन डिवाइसेस विल बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। आपस में एक नेटवर्क बना लेंगे, हर एक में ये सी डाउनलोड का फोल्डर होगा। अब ये करते क्या है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और इसको मैं सर्च में दूंगा, इसका एक इंटरफेस है, उसमें मैं मिसाल के तौर पे मुझे विंडो 11 चाहिए, मुझे विंडोज 11 चाहिए, मैं सर्च में देता हूं। तो इन 1 मिलियन कंप्यूटर में जिन जिन जो जो कंप्यूटर ऑन है, जो जो कंप्यूटर ऑन है,
वो मुझे पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे, और उसके पास विंडो 11 इस डाउनलोड फोल्डर में मौजूद है, सॉरी डाउनलोड नहीं, इनकमिंग, इसका नाम इस एप्लीकेशन ने रखा हुआ है इनकमिंग। इनकम, तो इन सब के अंदर ये इनकमिंग का फोल्डर मौजूद है। अब लाजमी तौर पे इस 1 मिलियन में हो सकता है 50 ऐसी नोड्स हों, 50 ऐसे कंप्यूटर्स हों जिनके पास विंडो 11 इस इनकमिंग फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये A50 मुझे देना शुरू कर देंगे ये फाइल विंडो 11। लेकिन ये कोई डेडिकेटेड सर्वर तो नहीं है। आल्दो ये अब बिहेव कैसा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट हो गया, लेकिन ये कोई डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं है। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि जो 24/7 चले, जो बंद नहीं होता। कभी जीमेल आपको बंद नहीं मिला, कभी व्हाट्सएप आपको बंद नहीं मिला। हाँ, फॉल्ट आ सकता है, लेकिन फॉल्ट भी आए तो फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है आईटीएन में कि नेटवर्क शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट। लेकिन ये मैंने कहा डेडिकेटेड नहीं, ये तो आपकी मशीन है। तो आप अभी मिसाल के तौर पे मेरी क्लास खत्म होती है और मैं अपने लैपटॉप को बंद कर देता हूं, तो कोई मुझे रोक सकता है कि मत बंद करो? नहीं बंद रोक सकता। इसका मतलब हो सकता है कुछ देर के बाद ये कंप्यूटर बंद हो जाए। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा था कि अगर मैं ये कहूं कि, चल यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे पास, मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिया कि 1 मिलियन ऐसे डिवाइसेस हैं दुनिया भर में जिन्होंने ये एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जिसका नाम है ईम्यू। और ये 1 मिलियन में एक आप भी। जी, तो हमने अपना मल्टीमीडिया ऑन कर दिया ताकि फिजिकल स्टूडेंट को नजर आ सके। तो मैंने कहा जी ये नंबर 1 आपका है। और इसके अलावा दुनिया भर में 1 मिलियन डिवाइसेस हैं जिन पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इंक्लूडिंग यू। अब आपके जब ईमेल मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको सर्च का ऑप्शन देगा, और आपने लेट करें कि ऑप्शन में विंडोज 11 लिख दिया कि मुझे विंडो 11 चाहिए। ज्यूम करते हैं कि इस 1 मिलियन में से हमने कहा कि 50 ऐसे नोड्स हैं दुनिया भर में जो ऑन है और उनके पास विंडोज 11 मौजूद है। तो ये 50 आपको ये देना शुरू कर देंगे। ये 50 आपको विंडोज 11 आप डाउनलोड करना शुरू कर देंगे इन सब से। लेकिन मैंने कहा कि लगता ऐसे है कि अब आप इससे आप कह सकते हो कि लगता ऐसे है कि आप क्लाइंट बन गए हो और ये सारे के सारे सर्वर बन गए, ये 50 सर्वर बन गए। लेकिन मैंने कहा ये डेडिकेटेड सर्वर नहीं है। डेडिकेटेड सर्वर वो होता है जो 24/7 ऑन रहता है, उसको कोई ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मेरा लैपटॉप था, मैं किसी को भी बंद कर सकता हूं। इस तरह कोई भी अपना लैपटॉप या अपना डिवाइस किसी को भी बंद कर सकता है। तो मैंने मिसाल ली कि अगर ये उसने बंद कर दिया तो ये कनेक्शन 2 खत्म हो जाएगा। तो पहले अगर 50 थे तो 49 हो जाएंगे। इस तरह कम ज्यादा होते रहे, और मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता ये सब मुझे विंडो 11 का पहले कुछ पार्ट, और शायद कुछ दिन के बाद, क्योंकि बड़ी फाइल है, मुझे ये फाइल मुझे कंप्लीट मिल सकती है।
अब क्या है, इवन अगर मेरे पास चाहे वो पार्शल है, चाहे मेरे पास फुल है, चाहे मेरे पास पार्शल है, चाहे मेरे पास फुल है, दोनों केसेस में अगर यहां पे अदनान का कंप्यूटर आ गया और इसके पास भी ये इम्यूल की एप्लीकेशन है, तो क्या होगा कि मुझे इनसे मिल रहा है, और जब ये सर्च करेगा कि मुझे भी विंडोज 11 चाहिए, तो मैं इसको देना शुरू कर दूंगा। यहां से भी ये ले रहा है, यहां से भी ले रहा है, और मैं भी दे रहा हूं। तो कुछ देर पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या हूं, क्लाइंट, लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं, मैं तो सर्वर हूं, क्योंकि मैं इसको दे रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरा रोल क्लाइंट का भी है, सर्वर का भी है। इसका मतलब ना मैं क्लाइंट हूं ना मैं सर्वर हूं। इसका मतलब इन सब के दरमियान, चाहे इसका इसका आप लें, चाहे इसका इसका देखें, चाहे इसका और इसका देखें, एनी टू डिवाइसेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्लाइंट सर्वर नहीं है, वो पीयर टू पीयर। क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूँ, एक वक्त में मैं भी एक इसको टोरेंट्स कहते हैं, टोरेंट इस्तेमाल करता था। एंड इफ आई शो यू प्रॉब्ली हियर, अगर यहां नहीं तो यहां, अगर यहां नहीं तो यहां तो नहीं, इनकमिंग आई में, प्रॉब्ली डी में, नहीं डी में नहीं तो फिर कहीं तो था, इफ आई रिमेम्बर, डी, इनकमिंग के नाम से कोई फोल्डर मौजूद था मेरे पास कभी। इसको भी देख लेते हैं, तो नहीं है, मैंने वो खदशा खत्म कर दिए। लेकिन एक वक्त में मेरे पास भी एप्लीकेशन थी, तो इनकमिंग, तो जो ही मैं ऑन करता था, जो भी मैंने सर्च की में लगाया होता था, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि मैं बन जाता था एक पीयर टू पीयर नेटवर्क का हिस्सा। मैं लोगों से ले रहा होता और आगे लोगों को दे रहा होता। तो ले भी रहा हूं, दे भी रहा, तो मैं क्या हूं, मैं क्लाइंट हूं कि सर्वर हूं, नहीं मैं कह सकता। तो फिर इसका मतलब मैं पीयर टू पीयर। क्लियर हो गया? ओके। तो यही वो कह रहा है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, टू और मोर कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिलियन कंप्यूटर अज्यूम कर दिए, आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क दैट कैन शेयर रिसोर्सेज विदाउट हैविंग ए डेडिकेटेड, विदाउट हैविंग ए डेडिकेटेड सर्वर। कहता है एवरी कनेक्टेड एंड डिवाइस को अब हम क्या कहेंगे, हम उनको क्लाइंट सर्वर नहीं कहेंगे, हम उनको पीयर्स कहेंगे। कैन फंक्शन बोथ एज ए सर्वर एज वेल एज ए क्लाइंट। कहता है वन कंप्यूटर माइट एज्यूम द रोल ऑफ ए सर्वर एंड वन फॉर वन ट्रांजेक्शन। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है इसमें तो लग रहा है कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, लेकिन अगली ट्रांजेक्शन को अगर देखें तो लग रहा है नहीं, ये तो सर्वर है और कोई और क्लाइंट है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑन वन ट्रांजेक्शन while simultaneously serving as a client in another transaction, the role of client and server are set as per the request basis। कहीं पे क्लाइंट बन जाता है, कहीं सर्वर बन जाता है। तो इस किस्म के नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये कह रहा है कि पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, लाइक अभी मैंने वन ऑफ द एग्जांपल दी ई म्यूल, इससे पहले एक और एग्जांपल थी ई डंकी, और तमाम जो भी क्या मैंने भी नाम लिया था, टॉरेंट्स, तमाम टॉरेंट्स आर दी एग्जांपल्स ऑफ पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। और इनकी वजह से जो नेटवर्क बनता है उसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल या पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो कहता है कि ए पीयर टू पीयर एप्लीकेशन अलाउज अ डिवाइस टू एक्ट बोथ एज ए क्लाइंट एंड ए सर्वर। फिर कहता है सम पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन, मैंने कभी कहा कि कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जो कि हाइब्रिड यूज करते हैं। अब हाइब्रिड इसको क्यों कहा जा रहा है, हाइब्रिड इसलिए कह रहा हूं कि होता यह है कि अगर मैं, मिसाल के तौर से मैंने अभी कहा था कि ये मैं हूं वन, और मेरे इर्द गिर्द दुनिया भर में 1 मिलियन और भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बहुत ज्यादा है। तो जनाब इसके लिए क्या होगा कि जब मैं सर्च करूं
तो मुझे इस 1 मिलियन को सर्च करना पड़ेगा। ह्यूज डिफिकल्ट टास्क। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक मशीन हो सिर्फ इस पूरे नेटवर्क में जो सेंट्रलाइज्ड हो, जिसको ये पता हो कि इस 1 मिलियन में से किसके पास विंडो 11 है, किसके पास विंडो 10 है, किसके पास लिनक्स है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास। ये फाइलें नहीं है, सिर्फ उनके उसकी इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है। तो अब आप जब सर्च करेंगे तो 1 मिलियन डिवाइस को सर्च करने की बजाय आप इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर के पास, जो कि रियली अब सर्वर है, जो कि रियली अब एक सर्वर है, तो ये सर्वर से आप पूछेंगे कि जनाब कौन कौन सा डिवाइस के पास मिसाल के तौर पे विंडो 11 है। ये आपको बता देगा कि ये 50 कंप्यूटर की लिस्ट है मेरे पास जिनके पास मुझे पता है कि विंडो 11 मौजूद है। तो फिर आप उन 50 के पास जाके वहां से रिक्वेस्ट करेंगे और विंडो 11 हासिल करना। तो अगर यहां पे देखें तो इट इज पीयर टू पीयर, और अगर यहां पे देखें तो इट इज क्लाइंट सर्वर। इसका मतलब इट इज यूजिंग बोथ मॉडल, पीयर टू पीयर भी और क्लाइंट सर्वर भी। वो जो दोनों यूज करे, मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से ज्यादा मॉडल यूज करे उसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। उसे कौन सा मॉडल कहते हैं मूसा? हाइब्रिड मॉडल। ठीक है मसूद। अब ये यहाँ पे आपको कॉमन एप्लीकेशन मैंने आपको कहा, वन ऑफ द एग्जांपल इज ई डंकी, वन इज द एग्जांपल इज ई म्यूल, वन ऑफ द एग्जांपल इज बिट टॉरेंट्स। मैंने आपको कहा फ्री नेट, डायरेक्ट कनेक्ट, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन, सॉरी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टास्क विच इज वेब एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको बताया कि वेब के लिए HTTP, HTTPS, HTTPS और कोई है जो कि वेब के लिए इस्तेमाल होता हो। और ईमेल के लिए आई चेंज द कलर और मैं लिखता हूं SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 2 पॉप और POP3, एंड नंबर 3 इज IMAP। इसके लिए मुझे कोई जब एग्जांपल आपने कोई और देनी है ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो वेब के लिए इस्तेमाल होता हो? FTP कह रहे हैं वो तो फाइल शेयरिंग। FTP अगर किसी ने कहा तो FTP तो फाइल शेयरिंग के लिए है, वेब के लिए नहीं है। जी बिलाल, कोई और? जी असद, बिलाल, बिलाल तो यहीं पे है, मोहम्मद हफीज, आमना, कोई और प्रोटोकॉल जो ये काम करता हो? और जवाब आपकी तरफ से आया रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, ये प्रोटोकॉल का नाम है। तो हमें मोहम्मद हफीज ने कहा डब्ल्यू का सिर्फ एब्रीवेशन है फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज अ प्रोटोकॉल। इस डब्ल्यू के पीछे जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये 3 है। लेकिन यहां पे हम ये 2 पढ़ना चाहेंगे और ये 3 पढ़ना चाहेंगे। क्लियर हो गया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद दी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल which uses hypertext markup language। अब ये क्या है? कहता है, अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कहा, ये है मेरा वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट की कोई एग्जांपल देंगे जो मैं यहां लिख दूं? क्रोम आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, क्रोम। आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट एज, आपने कहा इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपने कहा है फायरफॉक्स, ये सारे के सारे। आपने कहा कि डक डक गो, डक डक गो। आपने कहा कि टॉर, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द वेब क्लाइंट। अब अगर आप कहते हैं कि जनाब एग्जांपल दो किसी सर्वर की, तो मैंने कहा इट माइट बी एन अपाचे, it might be an IIS, it might be Nginx. Oh, Nginx. क्लियर होगी मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जब बात हो, लाजमी तौर पे क्लाइंट मांगेगा वो सर्वर देगा, यानी यहां से रिक्वेस्टें आएंगी, यहां से रिस्पॉन्स आएंगे, ऐसे ही है ना, यहां से रिस्पॉन्स आएगा, यहां से रिक्वेस्ट आएगी। तो ये कौन से प्रोटोकॉल, लाजमी तौर पे इसके लिए कोई, इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने के लिए कोई रूल होना जरूरी नहीं है भाई, लाजमी तौर पे रूल होना जरूरी है। इसी रूल को तो प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन को हमने आगाज में इस कोर्स के डिफाइन किया था कि इस अमल को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अब जवाब है प्रोटोकॉल तो एक जेनेरिक टर्म है, यहां कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कहेंगे यहां पे प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है HTTP या HTTPS। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो। क्लियर हो गई मेरी बात? दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा कि जब भी हमें कोई वेब के बारे में, वेब को इस्तेमाल करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, जो आपको अच्छा लगे मैं यहां लिखता हूं, मिसाल के तौर पे आई राइट हियर facebook.com एंड आई, तो विच मीन्स व्हाट आई एम यूजिंग, आई एम यूजिंग दी, नहीं, आई एम यूजिंग दिस वेब क्लाइंट विच इज द क्रोम, और इस क्रोम के को मैंने कहा कि आप जाओ facebook.com के पास। अब facebook.com ने अपनी तरफ, इसका मतलब एक तरफ मैं हूं, माई मशीन which is running an application which is Chrome, and that Chrome is a client application। यहां तक तो बात हमें समझ आ गई। अब जब मैंने यहां लिखा facebook.com, तो facebook.com का मैं FB लिख देता हूं, FB का एक सर्वर होगा जो कि इस क्लाइंट क्या करेगा, हमेशा रिक्वेस्टें करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मुझसे ले लो। और ये सर्वर कौन सी एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन रन कर रहा होगा। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे ये अपाचे रन कर, नाम है एप्लीकेशन का, जैसे क्रोम नाम है एक एप्लीकेशन का। तो अब जब भी ये रिक्वेस्ट करेगा, ये अपाचे सर्वर यानी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स देगी। अब अगर यहां से रिक्वेस्टें आ रही हैं, यहां से रिस्पॉन्स जा रही हैं, तो इसके लिए कोई रूल्स होना जरूरी है कि नहीं है? आपने कहा बिल्कुल रूल्स होना जरूरी है, और रूल, सेट ऑफ रूल्स को ही तो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि क्लाइंट, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कोई प्रोटोकॉल होना जरूरी है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP या HTTPS या रेस्ट। अब बात क्लियर? क्लियर? इसके फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये हम पढ़ना चाहेंगे अब, कि इनका काम ये है कि यहां से जो हमारा क्रोम कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा और अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस फेसबुक को क्लिक कर दूं, मैं इसको क्लिक कर देता हूं, ये मैंने कर दिया, देखिए मेरे पास ये पेज आ गया, वहां से आया, लाजमी तौर पे सर्वर ने ये पेज मुझे भेजा। अब मैं अगर यहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख दूं और यहां लिख दूं कि कहे, यहां पे लिख दूं, मिसाल तो चले मैंने लिख दिया, तो मुझे लॉगिन भेजा, तो ये अगेन मैं क्या जनरेट कर रहा हूं? HTTP रिक्वेस्ट। जब मैंने HTTP रिक्वेस्ट की फेसबुक के लिए, तो उसने मुझे ये पेज भेज दिया। इस पेज में मेरी तस्वीर भी है, फेसबुक का लोगो भी है, और ये एक यूजर नेम पासवर्ड लेने के लिए एक तरीका भी है, नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ए पेज फॉर ए सेलिब्रिटी ब्रांड और ए बिजनेस। ये सब मुझे किसने भेजा? सर्वर ने। तो इस अपाचे सर्वर ने मुझे भेजा। तो इसका मतलब है कि इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और इस रिक्वेस्ट के बदले में
HTTP रिस्पॉन्स आएगा। अब क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके नाइस। और ये भी आपको पता है कि अगर ये सर्वर है तो ये हमेशा पोर्ट नंबर 80 पे वेल नोन एप्लीकेशन है और वेल नोन पोर्ट है, जबकि क्लाइंट साहब कोई भी 49,151 से आगे पोर्ट इस्तेमाल कर सकता है, या ये कह दो कि 49,152 और ऑनवर्ड के पोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। यहां तक क्लियर? Yes, sir. तो फिर आगे चले जाते हैं जी। आसान सी बातें कर रहे हैं, मुश्किल तो करते ही नहीं है। ओके, तो जनाब देखिए, ये क्लाइंट और ये सर्वर, जैसे मैंने कहा, तो क्या होता है स्टेप 1 में? ब्राउजर इंटरप्रेट द 3 पार्ट्स ऑफ द यूआरएल। ये जो आप यूआरएल लिखते हो, तो ये 3 पार्ट्स कह रहा है, इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे इसको ओपन कर सकूं, जो कि कर सकूंगा, एक साइट आपके साथ शेयर करता हूं, tryhackme.com। ओके, और यहां पे मैं इसको सर्च में देता हूं, यूआरएल यूआरएल, तो वेब एप्लीकेशन बेसिक्स में ये नजर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं, ये जरा, ये देखिए, तो इसके एक हिस्सा नहीं है, मल्टीपल हिस्से हैं। क्या है? नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखा होता है? HTTP या HTTPS, जो कि क्या है? प्रोटोकॉल। HTTP या HTTPS क्या है? यू कैन मे कॉल इट द स्कीम और यू मे कॉल इट द प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद कभी होता है कभी नहीं होता यूजर, तो उस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड, अगर वो कोई प्रोटेक्टेड साइट है तो या तो हम देते हैं, तो अगर हम नहीं दे रहे तो हम अपने यूआरएल में भी दे सकते हैं कि भाई यूजर एहसान। जैसे अभी मैं साइट पे अगर लॉगिन हुआ हूं तो मेरा कोई यूजर नेम भी होगा और कोई पासवर्ड भी होगा। उसके बाद क्या है? वो डोमेन जिस पे मैं जाना चाहता हूं, डोमेन, जैसे मैं किस डोमेन पे जाना चाह रहा हूं? tryhackme.com। तो पहली चीज हो गई प्रोटोकॉल, दूसरा यूजर, तीसरा डोमेन, चौथा किस पोर्ट, ये इसके किस पोर्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई एप्लीकेशन जो मुझे सुन रही है, तो अब मैं वेब के साथ जा रहा हूं, तो वेब के लिए कौन सी पोर्ट है? पोर्ट 80। अब मैं उस पोर्ट पे पहुंच गया, मैं उस दरवाजे में पहुंच गया जो कि है पोर्ट नंबर 80, जो कि है पोर्ट नंबर 80। अब इस पोर्ट नंबर 80 के मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं इसके व्यू रूम में जाना चाहता हूं, जिसको कहते हैं पाथ। यहां पे कोई एप्लीकेशन होगी, उसका कोई पाथ होता है ना, जैसे ये इसका कोई पाथ है ना, तो इस पाथ पे जाना चाहता हूं। फिर उसके बाद क्या क्यूरी है मेरी, इस पाथ में से मैं क्या निकालना चाहता हूं? रूल्स हैं कि नहीं है? आपने कहते रूल्स क्या है? प्रोटोकॉल बता रहा है कि HTTP की क्या रूल्स हैं। फिर उसके बाद मैं इस क्यूरी के मुताबिक क्या पीस उसमें से हासिल करना चाहता हूं। मिसाल मैं वहां पे एंड टास्क है, मैं टास्क नंबर 3 उठाना चाहता हूं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपके कोर्स ने और आपकी बुक ने, आपकी कोर्स ने और आपकी बुक ने कहा कि 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 HTTP, पहले लिखा होता ना HTTP या HTTPS। उसने कहा कि ये HTTP या HTTPS क्या है? मैंने अभी बताया था, यू मे कॉल इट द प्रोटोकॉल, यू मे कॉल इट दी स्कीम। फिर उसके बाद आपने यहां पे कहा कि अगर यूजर नेम नहीं है, यूजर एंड पासवर्ड नहीं है, तो डायरेक्ट वो डोमेन होगा। मिसाल के तौर पे www.netacad.com, तो दिस इज द डोमेन, दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द डोमेन।
या वी मे कॉल द होस्ट। फिर क्या है इसके आगे, इसके अंदर जब दिस इज द नेम ऑफ दिस मशीन, यानी होस्ट कह ले, नेम ऑफ द होस्ट netacad.com। अब इस netacad.com लाजमी तौर पे www लगा है तो 80 पे जाऊंगा। 80 में मुझे कौन सी फाइल चाहिए, यहां पे index.html, तो मुझे ये फाइल चाहिए। समझ आई? तो 3 हिस्से, कम से कम 3 है, तो मैंने कहा ज्यादा, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि पहले प्रोटोकॉल ये देखता है कि पहले क्या है, HTTP या HTTPS, कौन सा प्रोटोकॉल वेब इस्तेमाल करेगा, किस होस्ट के पास जाना चाहता है, और उस होस्ट में, होस्ट तो एक कंप्यूटर है, इस होस्ट में कौन सी चीज आपको चाहिए। मुझे index.html चाहिए, मुझे index.html चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया, HTTP का पहला चीज हमने समझ ली। दूसरी चीज समझते हैं जी, स्टेप 2। अब ब्राउजर क्या करेगा, द ब्राउजर देन चेक्स विद द नेम ऑफ द सर्वर टू कन्वर्ट इट्स डोमेन नेम और होस्ट नेम इनटू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। क्योंकि मैंने बताया कि ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश है, और कंप्यूटर तो नालायक है, उसको इंग्लिश, वो कहता है मैं गोरा नहीं हूं कि मुझे इंग्लिश आती हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। नाइस। अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर ये क्या करेगा, इसको नंबर्स चाहिए विच आर रिलेटेड टू दिस। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसके लिए ये किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, DNS के पास जाएगा। क्लियर? तो DNS के पास जाके इसने इस cisco.com का IP एड्रेस हासिल कर लिया, जिसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर मैं यहां लिखता हूं पिंग, मैं यहां लिखता हूं पिंग और यही लिख देता हूं www.cisco.com, तो पहला काम, जब मैंने ये URL लिखा, पहला काम ये हुआ कि उसने जाके IP ढूंढा DNS से कि 23.50, इस केस में 23.15.140.111। क्लियर हो गया? ओके, अगर ये क्लियर है तो हम आगे चले जाते हैं। स्टेप 2 हो गया। अब इसमें स्टेप 2 में ही फर्दर क्या होगा, अब जब इसको आईपी मिल गया, जब इसको आईपी मिल गया, तो अब ये एक HTTP रिक्वेस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? HTTP रिक्वेस्ट। और क्या अभी मैं बताऊंगा कि HTTP में कुछ मेथड्स हैं जिनको आप वर्ब्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ब्स। वर्ब तो इंग्लिश का वर्ड है ना, मूसा बता देगा वर्ब का क्या मतलब होता है, एक्शन, काम। जैसे इस वक्त मैं कौन सा काम कर रहा हूं, टीचिंग, ट्रेनिंग। इसी तरह अगर मैं अभी पानी पीना शुरू कर दूं तो व्हाट आई एम डूइंग, ड्रिंकिंग, तो इट इज अ वर्ब, ड्रिंकिंग इज ए वर्ब। तो यहां इसका मतलब काम, तो यहां पे भी कुछ काम होते हैं, उन उन उनमें से एक वर्ब है जिसको कहते हैं गेट। क्या है? गेट। इसका मतलब है कि क्लाइंट ने कहा मुझे चाहिए, क्या चाहिए, कुछ समथिंग। कौन सी फाइल चाहिए? अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया index.html। ये मैंने बताया कि भाई कौन सी फाइल चाहिए आपको, मुझे index.html चाहिए। ठीक है? Yes. तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी। अब हर रिक्वेस्ट के जवाब में क्या आएगा? रिस्पॉन्स। अभी मैंने बताया कि हर रिक्वेस्ट के जवाब में रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स क्या है? इन द रिस्पॉन्स, जो भी रिक्वेस्ट की गई है, सर्वर वो आपको, यानी इस केस में वो आपको index.html फाइल भेज देगा, जो कि होगा। तो अगर हम जेनेरिकली देखें, मिसाल के तौर पे,
रियलिटी में देखें तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल इस तरह की होगी। लेट करें हमने ये फाइल ओपन की थी, इसको आप राइट क्लिक करें और करें व्यू पेज सोर्स। तो ये एक्चुअली ये चीज है, ये वो फाइल है Yes. जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरा ब्राउजर इसको रीड करके इसको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देता। इसकी बैक के ऊपर जो सोर्स कोड है वो डेफिनेटली यही है। देखिए कहीं लिखा हुआ है टाइटल, कहीं लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी, कहीं लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्कर, ब्ला ब्ला ब्ला। कहीं कलर्स को बताया गया है, बॉडी बताया गया है, डार्क बताया गया है, मुख्तलिफ लाइट बताया गया है, मुख्तलिफ चीजें। ऑल ऑफ देम इज, ये चीज आई है सर्वर से, लेकिन मेरे ब्राउजर ने इसको रीड करके इसको कह लो इस फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दिया है। Yes. तो दिस इज, आई सेंट ए रिक्वेस्ट and the server HTTP sorry the ट्राइहैकमी के सर्वर ने मुझे ये सोर्स कोड भिजवा दिया। तो मैंने किया गेट और उसने किया, अब ये गेट और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये क्या है, वर्ब्स हैं। Oh. तो अगर मैं यहां पे देखिए HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्सेस और हाँ ये मेथड्स। तो नॉर्मली जो मेथड की बात की जाती है ये है मेथड्स। नंबर वन क्या है, गेट। गेट का क्या मतलब है, जो चीज मुझे चाहिए मैं इस गेट के आगे वो लिख दूंगा, जैसे इंडेक्स डॉट HTML या वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। तो वट एवर आई वॉन्ट टू, द क्लाइंट वॉन्ट टू फेच, द क्लाइंट वॉन्ट टू गेट, दैट विल बी, वी विल बी यूजिंग द वर्ब गेट। तो गेट अब एक है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भी सर्वर के पास गेट आएगा और आगे लिखा होगा मिसाल के तौर पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या ट्रैप डॉट एच टी एम एल, तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे ये फाइल अपने आप से उठा के इसको देनी है सर्वर से। इस लोकेशन भी बताई है मैंने, प्रीवियस डिटेल में बताई है कि लोकेशन है, और लोकेशन के बाद वो उसका नाम है कि ये फाइल मुझे उठा के दे दो। फिर क्या है, पोस्ट। बाज़ औक़ात आपको सर्वर को कोई डेटा देना होता है, तो आप अब गेट नहीं, आप दे रहे हो, मिसाल के तौर पे आप अपना यूजर कोई पिक्चर दे रहे हो अपनी, अपलोड करते हो ना पिक्चर, तो पिक्चर के साथ, और किसके जरिए करते हो, वेब के जरिए, www के जरिए, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट। समझ आ गई। फिर क्या है, पुट। अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज है आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, ये इसका मतलब न्यू चीज देना चाहते हो, ये आपने पहले से दी हुई है, आप उसको रिप्लेस या उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप पुट कर दोगे। मिसाल तो पहले से आपने अपनी कोई पासवर्ड दिया हुआ था, अब आप पासवर्ड को चेंज कर रहे हो, तो दिस इज एन अपडेशन, तो दैट विल बी सेंड विद पुट एंड न्यू पासवर्ड। इसी तरह कोई चीज आप हटाना चाहते हो, तो वर्ब क्या होगा, मेथड क्या करना, कौन सा यूज करेंगे, डिलीट। इसी तरह पैच, ये भी एक HTTP का वर्ड है, HTTP का मेथड है, वर्ब है, जो कि इस पुट की तरह ही काम करता है। जस्ट लाइक विद पुट, मेक श्योर ओनली ऑथोराइज यूजर कैन डिलीट, सॉरी ये डिलीट का पैच पे आ रहा हूं, कि अपडेट पार्ट ऑफ दी, मतलब पूरा, यहां पे आप जब कर रहे हो अपडेट पुट कर रहे हो तो आप उसको पूरे को रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें कोई चेंज कर रहे हो, अपडेट पार्ट ऑफ द रिसोर्स, तो यू विल बी यूजिंग दी पैच। व्हाट इज पैच, वर्क। व्हाट इज अ वर्क, काम। काम क्या है, किसी एग्जिस्टिंग चीज में तो कोई तब्दीली कर रहे हो। Yes. इसी तरह
और क्या है, हेड, ये देख लें। तो मल्टीपल और हमारे पास मेथड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से मैंने आपको बताए, गेट, पुट, डिलीट, रिमूव के लिए पैच। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट some of the post, these are some of the important HTTP verbs। ठीक हो गया, तो हम वापस जाते हैं जी, किसमें जी, पुट और पुट ये है। आप पुट और आपने पोस्ट का पैच, हाँ इसमें बड़ा मामूली सा फर्क है। सवाल ये पूछा गया कि जनाब ये पुट और पैच में क्या फर्क है। जैसे मैंने यहां पे बताया भी कि पुट में आप क्या करते हो, पहली तस्वीर आपकी मौजूद थी पिक्चर 1, आप इसको अपनी पिक्चर 2 से रिप्लेस करना चाहते हो, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। तो आप इसको किस वर्ब से इस्तेमाल करोगे, पुट्स। लेकिन अगर आपका कोई फाइल है जिसमें सिर्फ आप टाइटल चेंज कर रहे हो, बाकी डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर रहे, यानी माइनर चेंज है, रिप्लेसमेंट नहीं है, माइनर चेंज है, तो यू विल बी यूजिंग द वर्ब पैच। क्लियर हो गया, ओके। तो जनाब थर्ड में हमने ये कहा कि द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, द सर्वर सेंड द HTML कोड फॉर द वेब पेज टू द ब्राउजर, टू द क्लाइंट, ब्राउजर मीन क्लाइंट। और जैसे मैंने आपको बताया जी कि सर्वर साहब ने ये सोर्स, उसने ये पिक्चर ही नहीं भेजी, क्योंकि पिक्चर कोई चीज नहीं है, असल तो 1 zeros हैं, यानी सोर्स कोड है। उसने आपको ये सोर्स कोड भेज दिया, उसने आपको ये सोर्स कोड भेज दिया। ये सोर्स कोड हमारी डिवाइस ने रिसीव किया और फिर इसने इस फॉर्मेट में, कहीं पिक्चर है तो पिक्चर बना दी, कहीं लिख राइट टाइटल है तो टाइटल बना दिया, क्या साइज हो गया, क्या कलर होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द सोर्स कोड। बाय रीडिंग द सोर्स कोड हमारे ब्राउजर ने इसको इस फॉर्मेट में ले आया। जैसे इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया, मेरे ब्राउजर ने इसको इस फॉर्मेट में ले आया। गॉट इट, आगे चलते हैं जी। सो हेयर इज दी, वो वर्ड जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, वो बता रहा है कि HTTP और HTTPS में सिर्फ ये फर्क है, एस का फर्क है। एस का मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब इंक्रिप्शन। और वो ही बता रहा है कि जनाब इनके दरमियान में जब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में बात होगी तो क्या इस्तेमाल होंगे, वर्ब्स। रिक्वेस्ट करनी है तो गेट, अगर कुछ देना है तो पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। तो मल्टीपल हमने ये पढ़ ली। अब इसके बाद हमने कहा था कि हम दो किस्म के प्रोटोकॉल आज पढ़ना चाहते हैं। एक वेब प्रोटोकॉल्स, जो कि हमने कहा कि हम HTTP और HTTPS पढ़ना चाहते हैं, तो हमने पढ़ लिए। अब हम शुरू करना चाहते हैं विद दी अब हम शुरू करना चाहते हैं विद दी ईमेल प्रोटोकॉल्स। और मैंने कहा कि ईमेल में प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, SMTP, POP3 और IBAN। ये 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। देखिए ना, अगेन मैं कहूंगा कि एक तरफ मेरा ईमेल क्लाइंट है जैसे हम लोग, और एक तरफ मेरा जीमेल है जो कि मेरा ईमेल सर्वर है, यही है ना। तो अब लाजमी तौर पे ईमेल क्लाइंट कोई ईमेल भेजेगा या यहां से रिट्रीव करेगा, तो क्या यहाँ पे कोई रूल नहीं होने चाहिए, तो आपने कहना है जी बिल्कुल रूल्स होने चाहिए।
और रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ही को तो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करेंगे? इधर दिस और दिस और दिस। लेकिन मुझे ये बता दे, 1 मिनट से कम है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मैं उनको बताऊं कि डोंट गो अवे एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग, या आप कहना चाहते हैं कि इट्स एनफ फॉर टुडे एंड विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास James and for today, today we should pay for tomorrow. टुमारो? ओके, तो चले जी, 1 मिनट से कम है। तो हम आज क्या, हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनका कल से एग्जाम है, तो हम आगे नहीं जा रहे। तो मैं ईमेल प्रोटोकॉल से, इन 3 प्रोटोकॉल से अगली क्लास में शुरू करूंगा, और अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, और हम अगला चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 16, हम उस पर चले जाए। सर अपन स्लाइड शेयर की जाए एजुकेशन ईयर वाले सर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं भी है तो डेफिनेटली विल बी डन, नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? असद, हफीज, रूहुल्लाह, आमिना?